कल मैंने असाइनमेंट्स सारी डाल दी थी, अप्रॉक्सीमेटली 10 असाइनमेंट्स हैं टोटल। यस सर, वो शो हो गई हैं सर यहाँ पे। ठीक है, वो CU ऑनलाइन पर भी आ गई हैं और टीम्स पर भी आ गई हैं। ठीक है, और मेरी इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोगों ने जब मतलब अगर आम पेपर और पेन से पे आपने बना ली असाइनमेंट, तो उसकी आपने स्कैन की और उसको आप PDF फॉर्म में भेजें। यस वो सर। मेरे लिए चेक करना आसान है। ठीक है, तो ठीक है सर। कई दफ़ा ये टीम्स के ऊपर जो है ना, वो जो पिक्चर फॉर्मेट है ना, वो ओपन नहीं होता, तो ठीक है सर। PDF में बना के भेजें, दैट वुड बी ईजियर फॉर मी। ओके सर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पिछले हफ्ते के रिव्यू की तरफ। और सबसे पहले तो ऑप्टिकल रिसीवर्स के कुछ बेसिक्स जो कि लेक्चर 19 के अंदर थे, उनको रिव्यू करेंगे, और उसके बाद फिर लेक्चर 20 के ऊपर चले जाएंगे। लाइट डिटेक्टर्स, डिटेक्टर्स तो हमने कहा था ये बहुत सारे किस्मों के होते हैं, जिसमें कैमरास भी बेसिकली डिटेक्टर्स होते हैं। फिर ये जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, वो भी बेसिकली लाइट को रिसीव करते हैं और करंट को प्रोड्यूस करते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि उनको किसी किस्म के बायस वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब फोटो डिटेक्टर्स की बात करते हैं तो उन्हें बायस वोल्टेज की ज़रूरत होती है, और उसके लिए उसमें फिर जो दो किस्में हैं फोटो डिटेक्टर्स की, जो कि लास्ट टाइम हमने देखी थी, कि पिन डायोड और एवलांच फोटो डायोड। उसमें फ़र्क ये है कि पिन डायोड को बहुत थोड़ी सी रिवर्स वोल्टेज बाइस की ज़रूरत होती है, लेकिन APDs जो होते हैं बहुत हाई वोल्टेज उनको ज़रूरत होती है। वजह उसकी ये होती है कि उसके अंदर हम फॉलो कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ पर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन जो है वो इनिशिएट हो जाए, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। फिर हमने इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के साथ आयोनाइजेशन रेशो हमने देखी कि जो ज़्यादा जो डेवलप हो रहे हैं नए जो पार्टिकल्स जो डेवलप हो रहे हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं। ठीक है, उनकी जो रेशो थी दैट वाज आयनाइजेशन रेशो, और इसकी मदद से हमने, और टाउ RC की मदद से हमने इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट की थी। चलें अब इसको वन बाय वन स्लाइड को थोड़ा सा रिव्यू करते चले। इसके अंदर जो हमने चीज़ें देखनी हैं फोटो डायोड्स के अंदर, फोटो डायोड्स आर बेसिकली the components that are used as photo detectors in case of optical fiber communication। ठीक है, तो फोटो डायोड में बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है, एक PN जंक्शन होता है, और PN जंक्शन जब बनता है तो उसके बीच में जहाँ पर जंक्शन बनता है उसके जस्ट इर्द गिर्द एक डिप्लीशन लेयर बनती है। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसके अंदर असल में ड्रिफ्ट करंट चलता है, which majorly contributes towards the photo current that is aimed for in this case in receivers। इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बीच में एक इंट्रिंसिक लेयर डालनी पड़ती है। चलें उसके ऊपर हम अभी आते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें आयो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनपुट आउटपुट के करेक्टरिस्टिक्स हैं, पावर की रिलेशनशिप्स हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस वेवलेंथ है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का में क्या फ़र्क आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़, it is the amount of amperes generated by a unit power, by a unit of power। ठीक है, that is called responsivity। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह बढ़ती चली जाती है या कम होती चली जाती है एज वी इंक्रीज द वेवलेंथ, किस तरीके से तब्दील होती है। फिर फोटोवोल्टाइक और फोटो कंडक्टिव मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है। फोटोवोल्टाइक वो मोड है जिसके अंदर आपको एडिशनल जो है रिवर्स बायस की वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं होती। फोटो कंडक्टिव
मोड के अंदर आपको एक रिवर्स बाइस सेपरेटली बाहर से देने की ज़रूरत होती है। फिर रिवर्स बाइसिंग करने के एडवांटेजेस क्या हैं, दिस वी विल सी। फिर इसके अंदर डार्क करंट की सेंसिटिविटी को हमने देखा था, फिर पावर डाइजेस्ट देखा था, और फिर बैंडविड्थ की रिलेशनशिप क्या होती है, किस तरह से बैंडविड्थ को हम कैलकुलेट करती है, बैंडविड्थ किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर पिन डायोड्स क्या होते हैं, एवलांच फोटो डायोड्स क्या होते हैं, एवलांच फोटो डायोड्स की पावर कंसिडरेशंस क्या हैं और उनकी बैंडविड्थ क्या अचीव हो सकती है। फिर MSM फोटो डिटेक्टर्स क्या होते हैं। MSM से मुराद मेटल सेमीकंडक्टर मेटल, ये दो कोम्ब्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये फोटो डायोड बना है। फोटो डिटेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली द सेंसर्स ऑफ लाइट, और करते क्या है कि दे कन्वर्ट द इनकमिंग फोटॉन्स और लाइट इनटू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो फोटॉन्स के ज़रिए लाइट के अंदर आ ही रही होती है, उसको सिर्फ उन्होंने करंट में तब्दील करना होता है। इनकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। अगर सिर्फ इस तरह से देखा जाए फोटो डिटेक्टर्स में, फोटो वोल्टाइक्स भी एक तरह से फोटो डिटेक्टर्स ही होते हैं। उसमें होता क्या है कि सिर्फ लाइट पड़ती है एक सोलर सेल के ऊपर और वो एक करंट जनरेट करता है, और बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर एक पैनल की सूरत में एक सर्टेन वोल्टेज को आउटपुट करते हैं और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को सपोर्ट करने के काबिल होते हैं। फ़र्क ये है हमारे दूसरे डिटेक्टर्स से कि फोटोवोल्टाइक्स के लिए आपको एक्सटर्नल रिवर्स बाइस की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एक एग्जांपल, इसकी एक फ़ोटोज़ हैं जो मुख्तलिफ इसके एग्जांपल हैं, मोनो हैं, पॉली हैं, हाइब्रिड हैं। फोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट जो होती है, जैसे ही उसमें क्या होता है, जैसे ही एक्सपोजर टू लाइट होता है, लाइट पड़ती है सेल्स के ऊपर, तो वो करंट जनरेट करना शुरू करता है। अब होता क्या है कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से एक्साइट हो जाता है, हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो वो रहता वो मटेरियल के अंदर ही है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसमें क्या होता था कि एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन वो जब एक सर्टन फ्रीक्वेंसी लाइट की उसके ऊपर आके पड़ती है, उसके बाद ये उसकी सरफेस को छोड़ देता है और मटेरियल से इजेक्ट कर जाता है। और ये जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट जो उसकी कंडक्शन बैंड की रेंज के ऊपर होता है, उससे वो निकल कर वैक्यूम लेवल के ऊपर चला जाता है, यानी कि उससे वो निकल जाता है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है काफ़ी मशहूर, आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, जिसका मैंने जिक्र किया था। ये इन दोनों का फ़र्क है। अब इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होते हैं जब एक सर्टन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट आके टकराती है। इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर आके पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, चाहे जितनी मर्जी देर तक और जितनी मर्जी ज़्यादा इंटेंसिटी की आप लाइट उसको मारते रहें। अच्छा, ये फ़ायदा कहाँ और देती है, फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री, यानी किसी दूर पड़ी हुई चीज़ के मटेरियल को समझने के लिए उसको एक सिग्नल आपने भेजा, उसे टकरा के आया, उससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या मटेरियल था। और वैरायटीज़ कौन सी हैं फ़ोटो डिटेक्टर्स की, चार्ज कपल डिवाइसेस हैं जो कि फ़ोटोग्राफी और डिजिटल सिनेमाटोग्राफी के अंदर और एस्ट्रोनॉमी के अंदर इस्तेमाल होती है, एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस को लेने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर एक्टिव पिक्सल सेंसर्स होते हैं जो कि
सेल फ़ोन के कैमराज में इस्तेमाल होते हैं, वेब कैम्स में इस्तेमाल होते हैं, DLSRs में इस्तेमाल होते हैं। ये उसकी एक फ़ोटो दी हुई है। फिर फोटो डायोड क्या चीज़? इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू करंट। The current is generated when the photons are absorbed in the photodiode। जो photons जो हैं वो इसके अंदर फोटोडायोड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, वो आगे से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है फोटोडायोड का, वो लेज़र डायोड से उलट है। बट दैट डज नॉट मीन कि ये एक रेसिप्रोकल डिवाइस है। इट इज़ नॉट अ रेसिप्रोकल डिवाइस, ठीक है, सिर्फ इसका फिनोमेना उससे उलट है। मेटल्स के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में मर्ज्ड होते हैं। सेमीकंडक्टर में इनके दरमियान में जो एनर्जी का गैप होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर 0.775 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इंसुलेटर्स हैव हाई एनर्जी गैप, फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर डायमंड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन क्या है कि इसकी एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे। If the frequency is f, then the energy of the photon is h into f। जब वो स्ट्राइक करता है एक मटेरियल पे तो फोटोन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है। इस तरह से लाइट करंट में तब्दील हो जाती है। जिस वक्त पी और एन टाइप का जंक्शन बनाया जाता है और उनको आपस में जोड़ा जाता है तो बीच में एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। इसको एनहांस करने के लिए इसके अंदर से करंट को गुजारने के लिए हम एक रिवर्स बायस की फॉर्म में एक इसके ऑपोजिट डिप्लीशन रीजन के उसके ऑपोजिट एक इसकी बैटरी लगा दें, ठीक है। These electrons and holes are attracted by positive and negative potentials of the depletion region, depletion voltage, so a flow of charge carriers is generated। अब अगर इसको हम रिवर्स बायस पे लगाएं तो ये करंट इसका एनहांस होगा, फोटो करंट इसका एनहांस होगा, क्योंकि इस फोटो डायोड के ऊपर फोटॉन्स आके टकरा रहे हैं और उसके अंदर एक करंट पैदा होगा। इसके बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर पी और एन का जंक्शन बनता है वहाँ पर तो एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। उससे इर्द गिर्द रीजन 2 में भी एक डिप्लीशन रीजन बनता है, लेकिन वहाँ पर बहुत स्लो मूवमेंट होती है जिसको डिफ्यूज्ड मूवमेंट या डिफ्यूज्ड करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और बिल्कुल तीसरा रीजन जो है वहाँ पर तो बिल्कुल भी कोई डिप्लीशन रीजन कायम नहीं हो पाता। सेंटर में जो रेड कलर में आपको डिप्लीशन रीजन बन रहा है, इसके अंदर बहुत फास्ट मूवमेंट होती है चार्ज पार्टिकल्स की, विच लीड्स टू ड्रिफ्ट करंट। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? IP इज इक्वल टू R इंटू पी। IP इज द फोटो करंट और R is the responsibility and P is the power of the light incident upon this photodiode। Normally typical values जो हैं R की 0.5 एम्पेयर पर वॉट से लेकर 1 एम्पेयर पर वॉट तक वेरी करती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये बताती है कि एक फोटोडायोड कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था जिसको मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, वो है कि फोटो करंट जो है वो एक सर्टेन वैल्यू के बाद जो है वो फ्लैटन आउट हो जाता है, फर्दर ऊपर नहीं जाता, जितनी मर्जी पावर आप बढ़ाते चले जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त तक उस डिप्लीशन रीजन के अंदर मौजूद तमाम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो चुके होते हैं। अब उस मटेरियल के पास फर्दर और
इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं होती। इस तरह से वो एक सर्टेन लेवल के बाद उसका जो करंट है वो फिक्स हो जाता है, एक जगह पे ठहर जाता है। उससे ऊपर आप पावर नीचे बढ़ाते चले जाएं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस के ऊपर करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी और वो स्ट्रेटन आउट हो जाएगी, वो सैचुरेट हो जाएगी, जैसा कि इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली वाज़ेह है। अगर इस सवाल को देखा जाए तो इसमें ये हमने लास्ट टाइम किया था, 1 मिलीवाट जब आपके पास है और आपने 0.85 एम्पेयर्स पर वॉट है, तो आप इसमें से जब करंट निकालेंगे आई पी इज इक्वल टू आर इंटू पी विच इज़ 0.85 मिली एम्पेयर। लेकिन जब आप 2 मिली वाट को इस्तेमाल करते हैं, जबकि सैचुरेशन 1.5 के ऊपर आ जाती है, तो 1.5 के ऊपर जो करंट पैदा होगा, यानी कि 1.5 इंटू 0.85, वही करंट इसका आईपी होगा बी पार्ट के अंदर। आप 2 को उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो पावर की वैल्यू है वो एट द मैक्सिमम 1.5 तक ही जा सकती है। Photocurrent can also be given as the number of electrons flowing per unit time, यानी कि number of electrons per unit time t would give you IP, यानी कि photocurrent. Ne is the number of electrons. Light power is given by NPEP over T. EP is the energy of a photon. NP is the number of photons. This NP into EP would give you the total energy of the photons or the light divided by T. Here NP is the number of photons. Ne and NP are called the quantum efficiency of the ratio of NP and Ne and NP would give you the quantum efficiency of a photodiode. यानी कि Ne over NP is equal to eta, which is the efficiency or the quantum efficiency, and this is basically a ratio of Ne and NP. फिर हमने देखा था कि efficiency of regular photodiode ranges from 50% to 100%. Is H to C. अब अगर इसको F को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू लैम्डा ओवर C से, और H और C को जब मल्टीप्लाई करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई करें, यू गेट 1248 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। इस वैल्यू को डायरेक्टली इसके अंदर हम डाल देंगे, and what you get is Ne over Np into lambda over Hc. lambda over Hc यहाँ पर जो है ऊपर जाके वो 1248 बन गया H इंटू सी, और Ne over Np बन गया ईटा और इंटू लैम्डा उसी तरह से आ गया। यह आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, longer the wavelength, greater the amount of current required, current produced from the same amount of light. As R is inversely proportional to P, P is proportional to NP and EP, where EP is inversely proportional to the wavelength. Thus, longer the wavelength, greater number of photons are needed to provide a certain amount of light power. Increasing the number of photons will generate more electrons to produce more current. Here we have a relationship of wavelength to responsivity. Eg is energy gap is Hc over lambda c. For a given material, photodiode can detect wavelengths less than lambda c. जबकि longer wavelength would have less energy than Ev, thus photons would travel through the material without interacting.
इंटरेक्शन, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट कंसिडर करेगा। सिलिकॉन की लैम्डा सी जो है क्रिटिकल वेवलेंथ 1100 नैनोमीटर्स है, विच इज़ यूज्ड फॉर फर्स्ट विंडो, यानी 850 नैनोमीटर्स के लिए सिलिकॉन को इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि सेकंड और थर्ड विंडो के लिए इंडियम गैलियम आर्सेनाइड को इस्तेमाल किया जाता है, कि उसमें लैम्डा सी जो है वो 1700 नैनोमीटर्स का है। जबकि सेकंड विंडो कहाँ होती है 1310 नैनोमीटर्स पे, और थर्ड विंडो कहाँ होती है 1550 नैनोमीटर्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चलें, तो यानी कि ऐसा रिसीवर जो कि आपको सेकंड या थर्ड विंडो के लिए चाहिए होगा, उसके लिए जो हम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी इंडियम गैलियम आर्सेनाइड। अच्छा, अब ये देखना है कि एक फोटो डायोड के अंदर कितनी पावर फोटॉन्स की एब्जॉर्ब होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल एंड द थिकनेस W। सो P एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू P इन, यानी कि उसके इंसिडेंट जितनी पावर आ रही है इनटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा एब्जॉर्ब इनटू W। अल्फा एब्जॉर्ब क्या चीज़ है? इट इज़ द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ दैट मटेरियल, एंड W इज द विड्थ और द थिकनेस ऑफ द फोटोडायोड। इसी तरह से अगर आप क्वांटम एफिशिएंसी निकालना चाहें, दैट वुड बी P एब्जॉर्ब्ड ओवर P इन। This would also be equal to 1 minus exponential of minus alpha absorbed into W. Alpha absorbed क्या है? Absorption coefficient. इसके बाद when alpha absorbed approaches 0, then P absorbed approaches 0 too. When alpha absorbed approaches infinity, then P absorbed would approach P in, right? ये हम डिस्कस करते हैं। For wavelengths much shorter than semiconductors band gap, photons will strike the valence band far from the energy gap junction, and probability of exciting these electrons at the conduction band is very low. This causes the short wavelength cutoff also. जैसा कि हायर वेवलेंथ का एक कट ऑफ है कि इससे ऊपर अगर वेवलेंथ चली गई तो फिर एमिट नहीं होगा, इस तरह आप वेवलेंथ को शॉर्टर से शॉर्टर करते चले जाएं, तब भी एक लेवल आता है जिसके बाद आप कोई भी इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की मदद से एमिट करने में कामयाब नहीं होंगे। तो ये इस तरफ की लिमिट है, लोअर वेवलेंथ की लिमिट है। वजह उसकी ये होती है कि ये इंटरेक्ट करती है इनर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और उनको निकाल कर कंडक्शन बैंड में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये आउटर बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको टारगेट नहीं कर पाती एक ख़ास वेवलेंथ से ऊपर जब जाए, तो फिर क्या होता है, ये उसके अंदर से जाकर किसी लोअर बैंड के अंदर से पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की कोशिश करती है, उसको उससे तुड़वा के अपने अट्रैक्शन के फोर्सेस को तुड़वा के बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए ये फेल कर जाता है। इस तरह से लैम्डा सी की एक लिमिट है, यानी कि लोअर लिमिट भी एक है, अपर लिमिट तो है ही। यहाँ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। सिलिकॉन जो है ये तकरीबन 800 से लेकर 1100 के दरमियान में लीनियर सा एक्ट कर रहा है, जबकि अगर आप इंडियम गैलियम आर्सेनाइड को देखें तो ये तकरीबन ये 1500 या 1550 से लेकर 1700 तक ये
तकरीबन लीनियर एक्ट कर रहा है। ठीक है जी, इसको मैं अब क्लोज करता हूँ। And we'll go to the other one. Let it open. लेक्चर 20 को हम देख रहे हैं। इसमें पावर रिलेशनशिप्स को देखेंगे और टाइप्स ऑफ फोटो डायोड्स को देखेंगे और डिफरेंट मोड्स सबसे पहले देख लें। फोटोवोल्टाइक मोड क्या होता है, उसके अंदर जैसे कि पहले वाली हमने स्लाइड्स में देखा था, दे प्रोड्यूस करंट विदाउट अ बायस वोल्टेज। फोटो कंडक्टिव मोड क्या होता है, व्हेन अ डायोड प्रोड्यूसेस करंट विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल बायस वोल्टेज। फोटो डायोड में क्या होता है, ये दोनों मोड्स में काम कर सकता है, लेकिन फोटो डायोड्स work as the source of an electric signal without biasing. It can work as a source also. It is a good conductor of current originated by incident light when with biasing. And photodiode is actually a current source with or without bias. रिवर्स बायसिंग के फवायद क्या हैं, जैसे कि शुरू में हमने देखा था, an electron hole pair created by an incident photon is quickly removed. Reverse bias होने से it enhances the drift current. Quick movement of charged particles जो है it happens here. अच्छा, ये चाहे P रीजन हो चाहे N रीजन हो, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो इंसिडेंट फोटोन के टकराव की वजह से पैदा होता है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हुआ है, ये बहुत स्लोली डाउन होता है, यानी कि इसका करंट जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। वजह उसकी क्या है कि वीकनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड इट लीड्स टू द डिफ्यूजन करंट। और आगे हम देखेंगे कि डिफ्यूजन करंट जो है ना इतना डिज़ायरेबल नहीं है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन ये डिज़ायरेबल नहीं है। डिज़ायरेबल सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट करंट है। Separation time of charge carriers is less than their recombination lifetimes. ठीक है, और रिवर्स बायस से फिर और क्या फ़ायदा होता है कि जी फोटो डायोड की के ऑपरेशन के अंदर, उसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर लीनियरिटी आ जाती है और इससे स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन जो है ना वो बेहतर होता है, इससे रिवर्स बायस को देने से। 3 किस्म के करंट्स पैदा हो रहे हैं। डिप्लीशन रीजन के अंदर जो करंट पैदा होता है दैट इज़ कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम होता है। डिफ्यूजन करंट फिर उसके बाद बनता है वो जो कि पी टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल के अंदर बनता है और ये स्लो रिस्पॉन्स वाला करंट होता है। फिर एक डार्क करंट होता है। ये जब लाइट नहीं भी होती तब भी ये एक थोड़ा सा करंट चलता रहता है। जब आप रिवर्स बायस करते हैं तो डार्क करंट रिड्यूस होके ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। सेंसिटिविटी क्या होती है, वो मिनिमम लाइट, मिनिमम पावर लाइट की इन dBms और वॉट्स, मिली वॉट्स, जो कि फोटो डायोड जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। इससे लोअर पावर अगर पहुंचेगी तो वो उसको डिटेक्ट ही ना कर सकता। तो एक सर्टेन वैल्यू से कम जिस वक्त हमारा करंट होता है एंड दैट करंट इज ड्यू टू अ वेरी लो पावर इनपुट, लो ऑप्टिकल पावर इनपुट, वो इतना कम होता है कि इसके डार्क करंट से भी कम होता है, तो वो डिटेक्टेबल नहीं है।
जब ऑप्टिकल पावर वही डिटेक्टेबल है जो कि इस डार्क करंट से कॉरस्पॉन्डिंग पावर से ज़्यादा है। ये डायग्राम इसको एक्सप्लेन कर कि एक सर्टेन वैल्यू पी मिनिमम तक जो है आपकी जितनी भी पावर है वो कुछ भी करंट प्रोड्यूस करे वो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वर्थवाइल। लेकिन जैसे इससे ज़्यादा पावर आप जनरेट कर पाते हैं बाय इंक्रीजिंग योर फोटो करंट, तो अब आप ये डार्क करंट के डोमेन से निकल जाएंगे। एक पीएन फोटो डायोड जो है कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? एयर टू सेमीकंडक्टर इंटरफेस। जितना बड़ा एयर के साथ उसका इंटरफेस होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी ख़राब होगी। फिर सेकेंडरी रिकॉम्बिनेशन, यानी कि एक तरफ बने और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने और उन्होंने फौरी तौर पे किसी और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को अपने अंदर जज्ब करके इसको ख़त्म कर दिया। इसको सेकेंडरी रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। दिस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी विद विड्थ। ठीक है। एक्टिव रीजन। फिर सोल्यूशन क्या है? अप्लाई एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग आप कर दें, जैसे कि आगे हमने डायग्राम्स में देखा हुआ है, और वाइडन कर दें डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन तो पी और एन जंक्शन से बना और वो बड़ा थिन सा है। उसको इम्प्रूव करने के लिए आप बीच में एक इंट्रिंसिक लेयर डाल दें। ये तरीका है वाइडनिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन। अब देखना है कि एक फोटो डायोड की बैंडविड्थ क्या होती है। फोटो डायोड की जो बैंडविड्थ है ना, ये दो टाइम्स के ऊपर डिपेंड करती है, दो टाइम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक टाओ आरसी, यानी कि वो टाइम जो डिप्लीशन रीजन के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक पहुंचने में एक इलेक्ट्रॉन को लगता है, दैट इज टाओ टी आर। Tau Tr is equal to W, which is the distance, divided by V sat, or the saturation velocity. इसमें W अगर सैचुरेशन वेलोसिटी को 10⁵ मीटर पर सेकेंड लिया जाए और विड्थ इसकी 10 माइक्रोमीटर ली जाए, तो टाउ टी आर वुड कम आउट टू बी 100 पिको सेकेंड्स। और
पी एन जंक्शन की जो आपस की कैपेसिटेंस होती है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए ओवर डब्ल्यू. A is the active area or the photosensitive area of the photodiode, and epsilon is the permittivity of the semiconductor. Tau RC would be equal to Rs plus Rl. Thus, bandwidth would be maximum at some value of an optimum value of W. Now, power efficiency is maximum at maximum W. Diffusion current is large in PN photodiodes. Electric pulse will be larger than the optical pulse. ये इस चीज़ को हमने कल डिस्कस किया था कि वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट करंट की वजह से जब एक फोटो करंट जब जनरेट होता है ड्यू टू लाइट पावर, तो वो मतलब अपनी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर तो फौरी तौर पर आ जाता है ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट. लेकिन उसके बाद जब इसने डिके करना है तो इट डिकेज वेरी स्लोली. इस वजह से इसको जो है इस तरीके से वो नहीं जाता. ना अब पिन डायोड किस तरह बनाते हैं. अब आपको ये तो पता है कि एक फोटो डायोड के अंदर जो पी और एन का जो जंक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो पी और एन का जंक्शन है यहाँ पर डिप्लीशन रीजन बनता है और यही वो एरिया है जहाँ पर लाइट जो है वो रिसीव की जाती है. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पी और एन के दरमियान में एक इंट्रिंसिक लेयर डाल दी गई है. एडवांटेज क्या है पिन फोटो डायोड का कि इसका जो सेंट्रल एरिया है वो ज़्यादा है. ठीक है, जिस वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पैदा होंगे और उनसे बड़ा करंट पैदा होने के चांसेस हैं. दूसरी बात ये कि इससे साइज़ बड़ा होने की वजह से फोटोन कैप्चरिंग एरिया इसका ज़्यादा बन रहा है. जैसे विड्थ इंक्रीज़ करती है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ कर जाती है, यानी कि टाउ आरसी तो बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है. लेकिन टाउ टीआर जो है, टाउ ट्रांजिट जो है वो डेप्रिशिएट होगा. टाइप्स ऑफ पिन डायोड फ्रंट एलिमिनेटेड होता है और बैक एलिमिनेटेड होता है. लाइट अच्छा इसमें लाइट एंटर करती है टॉप से, ठीक है, और पी एरिया बहुत थिन है और ये लाइट इसके अंदर से विदाउट इंटरफेयरिंग वो गुजर जाती है. इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन दैट इंट्रिंसिक लेयर. इसमें आप देखें पी और एन टाइप मटेरियल के बीच में कितना बड़ा एक इंट्रिंसिक लेयर का है. अब वो डायरेक्टली पी एन टाइप मटेरियल के ऊपर मतलब पॉजिटिव और वो नहीं इसमें आ पा रहा. इसमें बेसिकली हमने जो टॉप के ऊपर जो मेटल कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं वो बिल्कुल फ्लैट नहीं बनाए, वो सेपरेट ग्रिड्स की सूरत में, सेपरेट लाइंस की सूरत में बनाए और उसके दरमियान में फोटोन कैप्चरिंग एरिया और वहाँ पर आपने एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग भी की है. इसमें विड्थ जो आप ज़रा देखिएगा इंट्रिंसिक लेयर की 5 माइक्रोमीटर्स के करीब. The light enters through a heavily doped N+ layer, rear illuminated. The layer is transparent to the light due to a large energy gap. Electron hole pair generation occurs in the intrinsic layer. और इस तरह से बहुत सारा करंट आप अब कर सकते हैं. अब रियर इल्यूमिनेटेड में देखें तो वही जो ऊपर लगे हुए थे मेटल कॉन्टैक्ट्स
वो नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला गया। अच्छा, ओवरऑल एडवांटेजेस पेन फोटोडायोड के क्या हैं? That पहला एडवांटेज है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड इन द थिक इंट्रिंसिक लेयर रिजल्ट्स इन हाई क्वांटम एफिशिएंसी। बैंडविड्थ एफिशिएंट होता है, डिक्रीज डार्क करंट होता है, इसकी रीज़न हमने देखी, डिक्रीज डिफ्यूजन करंट होता है। इसका मतलब है कि स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, इजी फैब्रिकेशन है, इजी रिलायबिलिटी एंड लो नॉइज। अब हम आ जाते हैं एवलांच फोटोडायोड पे। इसकी जो responsibility है that would be equal to m times the responsibility of a pin diode. It is also equal to m into eta over 1248 into lambda. Now quantum efficiency of APD is m times greater than that of a pin diode. ये पिन फोटोडायोड की तरह ही होता है APD, लेकिन फ़र्क ये है कि रिवर्स बायस बहुत हाई इसको रिक्वायर्ड है। अच्छा, the gain process is due to the impact ionization of the catalyst. रिवर्स वोल्टेज बहुत हाई रखी जाती है जिससे इम्पैक्ट आयनाइजेशन होती है। इम्पैक्ट आयनाइजेशन क्या होती है? A single primary electron hole pair is generated through the absorption of photon. It creates many secondary electrons or holes also. अब आयनाइजेशन रेशियो क्या होती है? Ka is equal to alpha H over alpha E. Typical values range from 0.01 to 100 also. Now AH is the impact ionization coefficient of holes. AE is the impact ionization coefficient of electrons. If Ka, which is the ionization ratio, or the ratio between the impact ionization coefficient of holes to impact ionization coefficient of electrons. इस तरह m into bandwidth would be 1 over 2 pi into tau e. Tau e is equal to Ka into tau. इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Now APD bandwidth 15 GHz and 1 GHz. Pin diode bandwidth goes from 5 GHz and 1 and when the gain is 1. So the APD is 10 times more sensitive than PIN photodiode, but it implies that it is 10 times longer optical link, यानी कि 10 times longer optical link भी हम adopt कर सकते हैं। मसला ये है कि इसमें हायर वोल्टेज सोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड क्या हैं? इट प्रोवाइड्स gain or photo current generation for gain for the photo current generation. It has very high sensitivity and high detection sensitivity. अब मसला क्या है APDs में कि ये बेसिकली डिफ़िकल्ट टू फैब्रिकेट होते हैं due to its complex structure and the corresponding high cost. फिर high bias voltages को देख लें, that make fabrication of smaller receivers an issue. That is not possible. आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, you can send it to me on see you online on my Teams और WhatsApp, या मुझे कॉल कर लें, तो I'll try to answer your queries. ठीक है जी? Any questions?
अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात। सर एक क्वेश्चन पूछना था, ये जो ट्रेड ऑफ है बैंडविड्थ का और पावर का, ये किस तरह, मतलब अगर हमने पावर ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो बैंडविड्थ पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा ना? हाँ जी, ये जो आपको इसमें से जो दोनों का आपस में रिलेशनशिप का कर्व दिया हुआ है ना, वो आपको इसमें गाइड करेगा। हर मटेरियल के लिए फ़र्क होता है, ठीक है। सिलिकॉन के लिए फ़र्क होता है, और कोई और मटेरियल है, इंडियन गैलियम आर्सेनाइड है, उसके लिए फ़र्क होता है, ठीक है। ठीक हो। तो हर एक का सेपरेट तरीके से जैसे जैसे आप वेवलेंथ को बढ़ाते हैं वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक उसमें लिमिट आ जाती है। उससे बड़ी वेवलेंथ आप करेंगे तो उसकी पावर कम से कम होगी और वो फिर कोई और इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप पावर को बढ़ाने के चक्कर में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए वेवलेंथ आपकी छोटी से छोटी होती चली जाएगी, तो वहाँ पर एक और लिमिट आएगी, दैट इज़ लैम्डा सी। और वो क्यों आ रही है? वो इस वजह से आ रही है कि अब ये जो लाइट का सोर्स है, ये जो फोटॉन्स हैं, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट नहीं कर रहे, ये इनर बैंड्स को टारगेट करते हैं जब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देते हैं। जब इनर बैंड्स को टारगेट करते हैं तो उनको एमिट करवाने के लिए या उनको इलेक्ट्रॉन होल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, ठीक है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अटेन। Any other question? नो सर। जी जी। नो सर, ओके हो गया बस। हेलो। हाँ जी, चलें ठीक है। 10 असाइनमेंट्स मैंने अपलोड की हुई अब तक टोटल, सीयू ऑनलाइन पर भी और टीम्स पर भी। तो ट्राई टू सॉल्व देम एंड सेंड योर सॉल्यूशंस ऑन पीडीएफ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछिए। सर ये जो एक दो असाइनमेंट्स हैं चैप्टर 3 की, जो एक पेरियोडिक क्रिस्टल और वो क्वेश्चंस, वो तो हमने S1 से पहले आपको वो हार्ड फॉर्म में हमने दे दी थी आपको। वो दे दी थी, बस ठीक है, कोई हाँ बात जी। नहीं। और वो वो हो चुकी हैं, उनके मार्क्स वगैरह लग चुके हैं। वो आपने सर आपने अपलोड कर दिए थे S1 से पहले पहले तो। बस फिर ठीक है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग दैट आपकी टोटल 10 है असाइनमेंट्स। तो सर ये दोनों फिर अब हम सबमिट दोबारा करने ना की ही कराएं, जरूरत क्योंकि नहीं। ये तो हमने, अगर आपके पास पड़ी हुई है तो इसको आप अपलोड कर दें, कोई मसला नहीं। मगर वो सर है नहीं, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म में, वो हार्ड फॉर्म में आपको हमने वो दे दी थी। अच्छा अच्छा, हार्ड फॉर्म में आप दे चुके हैं, ठीक है, लीव देम। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। बाकी आप करें। ठीक है सर। लेकिन मुझे याद पड़ता है मैंने एक असाइनमेंट आपकी मार्क की हुई है। सर एक की हुई है, दो की हुई हमने जो, सर मैं एक मिनट, मेरे ख्याल से तो दो की थी। अगर ये अभी नंबर्स वगैरह खोलते तो मैं चेक कर लेता हूँ सीयू पे। है? चलें, अपना आप चेक कर लें और मुझे फिर बता दें। सर वो नहीं देखी जाएंगी, वो रिजल्ट डिसेबल्ड है तो वो कुछ नहीं शो होगा मार्किंग वगैरह। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। सर वो रिजल्ट डिसेबल किया हुआ ना, तो मार्किंग वगैरह नहीं देख सकते, लेकिन वैसे हमने अच्छा सबमिट अच्छा, करवाई हुई है, मेरे ख्याल से 1 या 2 सबमिट हमने ना हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाई थी। दो हो गई, ठीक है, फिर आप उससे आगे चलेंगे, ठीक है ना, उससे आगे चलेंगे। सर ठीक, ठीक हो गया सर। बाकी आप पूरी करें। कुछ असाइनमेंट्स और भी आएंगी, बिकॉज वी हैव टू कवर अप फॉर द क्विजेज एज वेल एज फॉर द S2, ठीक है। तो टर्मिनल के लिए आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अभी तक डेट तो मुझे मेरे सामने नहीं आई, लेकिन जो सर पेपर ऑनलाइन ही होगा? हाँ जी, ऑनलाइन जैसे पहले हुआ था, TSC का हुआ पेपर, अभी रिसेंटली जो फेज़ 1 में पेपर्स हुए थे, उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। इंशाल्लाह फिर मंडे को ओके फिर सर।